हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.4, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 cells A and B having EMF 12 volt and 6 volt and internal resistance 1.5 ohm and 3 ohm are first connected in series with an external resistance 4 ohm and then connected in parallel with the same external resistance. Find the current through external resistance both the cases. मतलब ये बोल रहा है कि पहले हमने दो सेल ले लिए A और B और उनका EMF दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 1.5 ओम एंड 3 ओम और उसको हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया उसके साथ 4 ओम का। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले सीरीज में लगा लेते हैं दोनों सेल को। एक सेल ये हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है और ईएमएफ भी दे रखा है, कितना, ये 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। और उसके साथ एक और हमने सेल सीरीज में लगाया है तो उसका ईएमएफ भी दे रखा है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, और उसने बोला कि फिर इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया ऐसे। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। अब हमें क्या करना है, अब वो बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। मतलब इस वाले रजिस्टर में से कितना करंट पास करेगा अगर हम ऐसे दोनों सेल को सीरीज में लगा दें और फिर दूसरा केस बोल रहा है वो पैरेलल में लगा दें। तो पहले हम सीरीज वाला कर लेते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना करंट पास करेगा। तो देख लेते हैं इसको। हमें पता है कि सीरीज में जब सेल जुड़े होते हैं और इसमें कुछ नहीं बोला कि उसका पॉजिटिव पोटेंशियल किसके साथ जोड़ रखा है, नेगेटिव किसके साथ जोड़ रखा है, तो हम ये मानेंगे कि दोनों सेल ऐसे जोड़ रखे हैं कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ रखा है। एक पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा कि पोलैरिटी कैसे जोड़ी है तो हम ये मान के चलेंगे कि ऐसे ही जोड़ेंगे हम कि दोनों पॉजिटिव जो होंगे, दोनों सेल के पॉजिटिव वो एक ही साइड होंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, ऐसे। और अगर मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया तो हम उसको फिर ऑपोजिट कर देंगे, फिर ई की वैल्यू माइनस ले लेंगे फॉर्मूले में। यहां पे कुछ नहीं बोला तो हम ये मान के चलेंगे सेल बिल्कुल एक साथ में ही जोड़ रखे हैं और ऐसे जोड़ रखे हैं कि पॉजिटिव दोनों का एक तरफ है और नेगेटिव दोनों का एक तरफ है। मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया ऐसे। अब हमें पता है कि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है कि इक्विवेलेंट, हम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करें तो एक तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद इन दोनों सेल को रिप्लेस करके हम एक सेल लगा सकते हैं जिसका कुछ E इक्विवेलेंट होगा और R इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इसमें हमें पता है कि E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा ऐड कर देते हैं इन दोनों E1 प्लस E2। ये हमें पता है इन सीरीज, ये सीरीज का फॉर्मूला है। तो E1 कितना है 12 प्लस E2 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये कितना है 1.5 प्लस 3, तो ये हो गया 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 4.5। अब हमें ये पता है कि ये सर्किट आ गया हमारे पास। अब इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये दोनों भी तो सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है तो क्या करें, इनको भी लगा लेते हैं, इसका भी एक इक्विवेलेंट बना लेते हैं। ये लो यहां से इक्विवेलेंट बना लेते हैं, R इक्विवेलेंट कैपिटल R। और फिर ये बस एक EMF ही बच गया क्योंकि ये दोनों भी तो सीरीज में है ना, तो इनको भी हम सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये हो गया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका 4 प्लस R इक्विवेलेंट। तो 4 R इक्विवेलेंट कितना है, एक तो ये 4 हो गया प्लस R इक्विवेलेंट आया हमारा 4.5, तो ये आ जाएगा 9.5 ओम।
अब हमें ये सिंपल सर्किट मिल गया, इसमें हम ओम्स लॉ लगा लेंगे, V इक्वल टू आई आर कर देंगे, तो इसके अंदर कुछ करंट होगा, करंट इसके अंदर कुछ होगा, यहाँ पे I ले लेते हैं, यहाँ पे भी उतना ही करंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट में ऐसे जो मेन करंट होता है वो तो चेंज नहीं होता ना, तो I इधर भी I, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, V कितना है, E इक्विवेलेंट, इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो यहां से I निकाल लेंगे हम, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन ये कितना आ जाएगा, अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 9.5, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 1.9 एम्पियर, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली हमारा करंट 1.9 एम्पियर, अगर हम दोनों सेल को सीरीज में लगा के और उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम का जोड़ देंगे तो करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.9 एम्पियर। एक्चुअली ये जो करंट होगा वो सारे पूरे सर्किट में यही घूम रहा होगा ऐसे, इस वाले रेजिस्टेंस में से, इस वाली सेल में से भी इतना करंट होगा, क्योंकि सब कुछ तो सीरीज में लगा हुआ है ना, तो दोनों सेल में से भी इतना करंट पास करेगा, उस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी इतना करंट पास करेगा, ठीक है, सीरीज में तो करंट सेम होता है सब में से, तो इसीलिए ये आ गया हमारा करंट। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि जब वो बोल रहा है कि पहले सीरीज में जोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेम है 4 ओम, लेकिन उसके साथ हमने बैटरी जोड़ी, ये जो सेल जोड़े हैं दोनों पैरेलल में जोड़े हैं, तो दोबारा से बना लेते हैं एक नया सर्किट, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो पहले हम सेल को पैरेलल में लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऐसा सेल, और कुछ नहीं बोला तो फिर हम वही मानेंगे कि दोनों की जो डायरेक्शन है दोनों सेल की पैरेलल में जैसे लगाएंगे, कुछ नहीं बोला ना उसने कि पोलैरिटी कैसे लगाई है, कोई बैटरी उल्टी तो नहीं लगाई, तो हम ये मानेंगे कि सारी बैटरी सीधी सीधी लगाई है, जो नॉर्मल केस होता है वही किया हुआ है। तो ये कितना है 12 वोल्ट और ये 1.5 ओम, और इसके साथ हमने पैरेलल में जोड़ दिया दूसरे सेल को, ये कितना है 6 ओम, 6 वोल्ट, और ये 3 ओम, ठीक, और इनके साथ हमने जोड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ऐसे 4 ओम का ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेम है। अब देखो पहले हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो रहेगा ऐसे ही 4 ओम, अब इन दोनों सेल को हम रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट सेल लगा सकते हैं, जिसका हम ईएमएफ मान लेंगे ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों सेल को हटा के हमने ऐसे मान लिया कि एक सेल लगा सकते हैं, अब उनकी वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है आर इक्विवेलेंट का, जब सेल पैरेलल में लगे हों तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला होता है ना, 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 3, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3, और इसमें ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू, ये तो 1 आ गया, तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 1 ओम, ठीक। अब ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो भी फॉर्मूला है हमारे पास, कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1, फॉर्मूला लिख लेते पहले, प्लस E2 बाय R2, यही है ना। तो इसमें क्या है, वैल्यू डाल देंगे, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है तो 1 है, इक्वल टू E1 कितना है 12, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5, प्लस E2 कितना है 6, तो ये आ जाएगा अपॉन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो इसको हम, ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा 2, और ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, 10 वोल्ट। तो ईएमएफ आ गया आपका 10 वोल्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1 ओम आ गया, ठीक। अब इसका भी एक इक्विवेलेंट बना लेते हैं कि हम, अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट और 4 ओम, ये भी तो सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो इसका भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जो कि हो जाएगा ये ई इक्विवेलेंट हो गया, और साथ में ये कैपिटल आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस आर इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 1 है, तो 4 + 1 = 5 ओम। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ लगा लेंगे। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसमें कुछ करंट होगा यहाँ पे, वो मान लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ करंट होगा, आई मान लेते हैं, और इसमें भी सेम करंट होगा। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ई इक्विवेलेंट पता है हमको, वो 10 है, अपॉन आर इक्विवेलेंट हमें पता है 5 है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आई की वैल्यू 2 एम्पेयर। तो इस केस में जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे सेल्स को, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से 2 एम्पेयर फ्लो करेगा, और सीरीज में जोड़ा था तो कितना फ्लो किया था, 1.9। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने निकाल दिए दोनों करंट जब सीरीज में जोड़े और पैरेलल में जोड़े। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक चीज पिछले लेक्चर में हमने मिस कर दी थी, कि हमने देखो ये निकाला था ना फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, जब पैरेलल में लगाया था, तो इसमें हमने वो मैं बताना भूल गया था कि अगर n सेल्स लगे हों पैरेलल में तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। वैसे तो अंडरस्टूड है, जैसे हमने सीरीज में लिखा वैसे ही हम लिख सकते हैं पैरेलल के लिए भी। इसमें लिख लेंगे इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है और इसके साथ जोड़ दिए हमने बहुत सारे सेल, n सेल मान लेते हैं, ये मान लो ऐसे जोड़ दिया, इसके साथ एक और सेल जोड़ दिया, और ऐसे करते करते हमने बहुत सारे सेल जोड़ दिए यहां पे ऐसे। तो ये मान लेते हैं E1 है, ये R1 है, ऐसे ही E2 R2, जैसे हमने सीरीज में किया था वैसे ही। हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेरिवेशन तो सिर्फ 2 सेल के लिए है, वो आप याद रखिए कैसे करना है। ये हो जाएगा EN और RN। तो हमें पता है कि हमने जैसे R इक्विवेलेंट निकाला था, देखो R इक्विवेलेंट क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। वैसे ही जब सेल सीरीज में लगे होंगे n सेल, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, 1/Rn हो जाएगा। ठीक है, और पैरेलल में ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 + E2/R2। तो ऐसे करके हम सारे वो सेल के लिए ऐड कर देंगे, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 + so on En/Rn। ठीक, तो ये हम n सेल लगे होंगे तो फॉर्मूला भी वैसा ही है। तो ये चीज हमने थोड़ी मिस कर दी थी, बताना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। अब हम अपने लेक्चर में चलते हैं, आज के लेक्चर में। हाँ, अब यहां से लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल दिए थे कि कैसे हम सर्किट में अपनी करंट निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट में, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर इक्वेशंस बनानी है पोटेंशियल्स की, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ निकालना हो, करंट, पोटेंशियल, किसी का EMF, किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ भी कोई इक्वेशन बनानी हो। ठीक है, तो उन्होंने दो रूल दिए थे। क्या बोला था, पहला रूल ये है जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल ये बोलता है कि एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन में, जंक्शन क्या होता है, जहां पे तारें मिल रही होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां से ट्रेनें निकलती हैं और ट्रेनें वहां पे आती हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें जाती हैं और अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेनें आती भी हैं, तो उसको बोलते हैं जंक्शन। तो बोल रहा है एट एनी जंक्शन, जहां पे तारें मिल रही हैं, जहां पे करंट घुस रहा है या फिर निकल रहा है, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब किसी जंक्शन में, किसी पॉइंट पे जहां पे तारें मिल रही हैं, वहां पे जितना करंट घुस रहा होगा और जितना करंट निकल रहा होगा वो दोनों बराबर होंगे। मतलब घुसने वाला टोटल करंट,
टोटल करंट जो भी एंटर कर रहा है जंक्शन में और टोटल करंट जितना निकल रहा है जंक्शन से, दोनों बराबर होंगे। तो वैसे ही है यहाँ पे कितना करंट, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये फिगर है, यहाँ पे कितना है, ये कितना करंट घुस रहा है, I1 प्लस I2 घुस रहा है, और निकल कितना रहा है, I3 प्लस I4 निकल रहा है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो ये रूल हमको याद रखना है कि जितना करंट जंक्शन में घुस रहा है टोटल और जितना करंट टोटल निकल रहा है जंक्शन से, वो दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जंक्शन में कोई चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि जंक्शन कैन नॉट स्टोर एनी चार्ज, ठीक है ना। अब देखो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है लूप रूल। लूप रूल में इसने बोला है कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई लूप लेते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, और यहाँ पे कई सारे लूप हैं। अब लूप देखो कैसे हो सकते हैं, ए बी सी एफ ए, एक ये लूप हो गया छोटा वाला। एक और हो सकता है ए बी डी ई एफ ए, ये बड़ा वाला लूप। और एक और हो सकता है एफ सी डी ई एफ, ये छोटा वाला। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 लूप हैं। तो तीनों लूप में हम इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमको सर्किट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन बनेगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा, इसीलिए इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था ना, पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी थी कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं बी तक जा रहे हैं, तो कैसे कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे, ये वैसा ही है। बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, वही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें लूप है उसमें एक लाइन थी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं कि हम लेते हैं पहला लूप ले लेते हैं, लूप ए बी सी एफ ए। तो ये पूरा लूप हो गया ना, ए से स्टार्ट किया, बी तक गए, सी तक गए, फिर एफ, फिर ए, दोबारा वापस पा गए। तो यहां पे क्या पहुंचे, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब यहां से स्टार्ट किया ऐसे और वापस ए पे आ गए। इसका मतलब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। तो क्या लिखेंगे, वी ए। लिखना वैसा ही है जैसे हमने वो इक्वेशन में लिखा था। जैसे आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए, ये यहां पे हमने देखा है ना कि कोई अगर हम किसी पॉइंट से ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे पोटेंशियल की। और हमने 2 एग्जांपल देखे थे, और हमने देखा था कि अगर करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है। वो अगर जैसे इस एग्जांपल में दोबारा आपको बताता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, लेकिन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी। हमारी जाने की डायरेक्शन है ऑपोजिट टू करंट, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें प्लस आएगा, यहाँ पे आ गया। और जब हम EMF से क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस जितने वोल्ट की बैटरी है वो। फिर उसके बाद दोबारा से ये रेजिस्टेंस आ गया तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर प्लस IR आ जाएगा। ये देखा है ना हमने, तो इसी को हम यूज करेंगे वहां पे, यहां पे वही इक्वेशन को यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए से स्टार्ट किया, VA लिख दिया, फिर आगे बढ़ो, आगे ये देखो माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से प्लस जा रहे हो तो लिखना पड़ेगा प्लस E1, क्योंकि माइनस EMF में ऐसे ही लिखना पड़ता है, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस E1 आएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, एक रेजिस्टेंस मिल गया। और इसमें हमारे जाने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के साथ है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन हम जा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन। तो इसीलिए माइनस IR आएगा। तो यहां पे माइनस I1 इंटू R1 ले लेते हैं। I1 हमने मान लिया कि इसके अंदर कुछ करंट है, ठीक, इसके अंदर करंट मान लेते हैं I1। तो I1 इंटू R1 माइनस का ले लेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे आएंगे हम, नीचे आ रहे हैं, देखो R3 से हमारे जाने की डायरेक्शन है करंट के ऑपोजिट। हमने मान लिया इसके अंदर करंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं अभी। तो हमारे जाने की डायरेक्शन क्या है, करंट के ऑपोजिट, तो प्लस IR आएगा, तो प्लस I2 इंटू R3, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। इसमें आ गया प्लस, क्योंकि जाने की डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट है। अब देखो यहां पे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये बैटरी मिली, EMF मिला, तो EMF में हमारी जाने की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस E2 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो यहां पे आ गए हम, एक रेजिस्टेंस मिला, तो यहां पे करंट उतना ही होगा ना जितना यहां पे पूरी तार में तो सेम करंट है,
इस तार में तो I1 ही करंट रहेगा ना, तो हमारे जाने की डायरेक्शन ये कैसी होगी, ऐसे इस तरफ करंट होगा, कितना होगा, I1 ही होगा। तो हमारे जाने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में सेम है, तो आएगा माइनस I1 इंटू R2 और इक्वल टू, हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, ए पे, तो इक्वल टू VA हो गया। अब देखो यहां पे VA और VA कट जाता है। जब भी हम लूप में इक्वेशन लगाते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो जाते हैं ना, सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या है, अब आगे जब भी हम लूप में इक्वेशन लगाएंगे तो पोटेंशियल की इक्वेशन अगर लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, हम सीधा ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या चीज है, E1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 माइनस E2 माइनस I1 R2 इक्वल टू 0। ठीक, जो यही बोलना चाह रहा हूं, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी सारे पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका जो सम है इक्वल टू 0 होना चाहिए एक लूप के अंदर, और वही आ रहा हमारा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हमको आनी चाहिए बनानी। इसी से हम हमारे सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। किसी के अंदर करंट निकालना हो, किसी में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना हो, किसी का रेजिस्टेंस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इक्वेशन की हेल्प से हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बनानी आपको आनी चाहिए। अब देखो, ये एक तो हमने ये लूप ले लिया, दूसरा लूप लेके देखते हैं। अभी तो इसमें 2 लूप और है ना, हम बस एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं कि हम सीख लेते हैं कि कैसे हम लूप में इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरा लूप ले लेते हैं। लूप कौन सा लें बताओ, अब बड़ा वाला ले लें, बड़ा ले लेते हैं, ABCDEFA, ABCDEFA, यही है ABCDEFA। तो इसमें देखो इक्वेशन कैसे करेंगे, या A से ही स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कटना तो है ही वो। B से स्टार्ट करोगे VB कट जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम रहेंगे। तो अब देखो A से स्टार्ट करते हैं, VA क्या लिखेंगे बोलो, VA, आगे बढ़ो, ये तो वैसे ही है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E1 आ जाएगा, और उसके बाद करंट में वही है सेम चीज, माइनस I1 R1 आएगा, और फिर आगे बढ़ो, यहां पहुंच गए। इसमें करंट ऐसे मान लिया हमने इधर है, तो ये करंट इधर I3 ये माना है, तो हमारे जाने की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन किस सेम डायरेक्शन है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR, लेकिन लेंगे माइनस का, माइनस, क्योंकि हमारे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा I3 इंटू R4। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, क्या आता है, ये आता है ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E3 आ जाएगा, और आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ के क्या आ रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस आएगा, और इसमें हम देख चुके हैं कितना है वो, माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू, कहां पहुंच गए हम, A पे ही पहुंच गए। अब दोबारा से A कट गया। अब देखो आगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम सीधा ये लिख लेंगे, ये वाली चीज लिख लेंगे, क्योंकि हमको पता है वो तो कटना ही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो E1 प्लस I1 R1 माइनस I3 R4 प्लस E3 और माइनस I1 R2 इक्वल टू 0, यही लिखा है ना, E1, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस I1 R1 माइनस I3 R4 प्लस E3 माइनस I1 R2, ये हो गया ना। तो ये हमने एक लूप देख लिया, एक और लूप बचा है, उसको भी देख लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लूप देख लेते हैं, एक और जो बच गया हमारा, ये कौन सा है, ये वाला लूप, CFCDEF। तो इसकी भी इक्वेशन बना के देख लेते हैं। तो ये हमारा देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, लूप CDEFC, ये वाला लूप है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वैसे ही जैसे अभी तक बनाई, C से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ D तक, E से फिर F फिर C, तो VC, अब इसमें क्या आ जाएगा, माइनस I3 R4 आ जाएगा ना, VC माइनस I3 R4
और आगे फिर बैटरी मिली, उसमें माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E3 आएगा, प्लस E3। फिर आगे चलेंगे क्या आएगा, फिर तो बैटरी आएगी ये वाली, यहां से ऐसे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E2 आएगा, प्लस E2। और फिर आगे चलेंगे तो फिर रेजिस्टेंस आएगा, उसमें करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो माइनस I2 I3 आ जाएगा, माइनस I2 R3 इक्वल टू, फिर वहीं पहुंच गए C पे, तो VC तो कट गया, तो बचा क्या, माइनस I3 R4 प्लस E3 प्लस E2 माइनस I2 R3 इक्वल टू 0। तो ये हमने बना ली इक्वेशन। तो हम ऐसे कितने भी लूप ले सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जितने हमारे अननोन होंगे उतनी हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो भी निकालना होगा हम इन इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। तो ये किरचॉफ्स रूल्स हैं, दो रूल्स, जंक्शन रूल और लूप रूल। अब देखो इसमें जंक्शन रूल भी लग रहा है एक, ये जंक्शन है ना, यहाँ पे जंक्शन को मैं इससे बना देता हूं। देखो मान लो ये जंक्शन है ना, क्योंकि यहां से एक ये तारें निकल रही हैं और घुस रही हैं, जो भी हो रहा है। तो एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। तो सी वाला जंक्शन पे अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो क्या होगा, इस पे देखो कितना करंट घुस रहा है, एक ही है घुसने वाला करंट, I1 घुस रहा है ना इसमें, और I2 भी घुस रहा है, और निकल कितना रहा है, I3 निकल रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं जंक्शन सी के लिए एट जंक्शन सी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ये बोल सकते हैं, क्योंकि I1 और I2 घुस रहा है और I3 निकल रहा है। अब ऐसे ही जंक्शन F के लिए हम बोल सकते हैं कितना निकल रहा है, I1 निकल रहा है, और I1 और I2 दोनों निकल रहे हैं, और घुस कितना रहा है, I3। सही है कि नहीं, I3 घुस रहा है ना इसमें ऐसे, और I2 निकल रहा है देखो बाहर को, और इस जंक्शन से बाहर भी निकल रहा है I1। तो हम बोल सकते हैं निकलने वाला घुसने वाला करंट इक्वल टू निकलने वाला करंट। तो एट जंक्शन F I1 कितना घुस रहा है करंट, I3 घुस रहा है, इक्वल टू निकलने वाला कितना करंट है, I1 प्लस I2। तो देखो ऊपर वाली ये दोनों इक्वेशन तो सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इक्वेशन बनाएं तो सेम ही इक्वेशन आ जाए कभी कभी, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यह है कि हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इसी से हमारे अननोन्स निकलेंगे। अब जैसे करंट है, यहाँ पे देखो मान लो कि सर्किट में दिया हुआ है, EMF दे रखा है सबका, और रेजिस्टेंस भी दे रखा है। अब हमको करंट निकालने हैं जितने भी हैं, तो कितने करंट है, I1 I2 I3। तो ये तीन इक्वेशन बननी चाहिए ना कम से कम। तो वो तीन इक्वेशन हमको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी हैं जिनसे सॉल्व हो पाएंगे ये करंट्स। ठीक है, तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि कैसे इक्वेशन बनानी है, जंक्शन रूल और लूप रूल। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ्स रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.6 देखते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. मतलब ये इसने फिगर दे रखी है, एक्चुअली इसने सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। एक फिगर दी हुई है, ये क्यूब में, क्यूब के जो एजेस हैं उसमें इसने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, सब रेजिस्टेंस बराबर है। और एजेस कितनी होती है क्यूब की, 12 एजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गई। तो हर एक एज पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बराबर बराबर, सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर हैं। मतलब हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम। अब वो बोल रहा है कि बैटरी लगा दी कहां से, ये वाला पॉइंट ए से लेके सी डैश के बीच में, ए और सी डैश के बीच में लगा दी। मतलब ए और सी डैश कैसे हैं, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। क्यूब का जैसे एक रूम होता है,
रूम के दो ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो उनके अक्रॉस बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और बनाया भी नहीं है यहाँ पे, वही बोला उसने। अब वो बोल रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। और इसने ये भी पूछा है कि करंट निकालना है, द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, हर एक एज में कितना करंट होगा। ये ऐसे ये एज बना रखी है ना, इनके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो हर रेजिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा वो भी हमको बताना है। तो फिर देखो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस डायग्राम में इसने एक्चुअली ये दे दिया है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3i। ये देखो बैटरी से 3i निकल रहा है करंट, इसने मान लिया, ठीक है, ये हमें दे रखा है इसने। तो 3i करंट अगर यहां से जा रहा है तो उसने बोला कि इस वाली में चला गया i, ऊपर वाली में चला गया i, और इसमें भी चला गया i। तो उसने जंक्शन रूल ऑलरेडी लगा लिया और इसने हमको दे रखा है, क्योंकि फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इसीलिए इसने हमको पहले ही बता दिया कि इन तीनों में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा। इन तीनों ब्रांचेज में यहां से जो करंट निकलेगा इन तीनों में बराबर निकलेगा, i i और i, और कितना घुसेगा 3i। तो जंक्शन रूल तो इसने ऑलरेडी लगा दिया कि 3i घुस रहा है और 3i निकल रहा है, तो हमें जंक्शन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों एजेस पे जो करंट जाएगा, इन तीनों रेजिस्टेंस पे जो करंट जाएगा वो सेम ही होगा, i i i। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा कि इस पूरे क्यूब को हम एक, जितने भी रेजिस्टेंस हैं क्यूब में लगे हुए हैं, इनको हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको बोल देंगे R इक्विवेलेंट, और बैटरी लगी हुई है साथ में 10 वोल्ट की, ये लगा देंगे हम 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। लेकिन हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप ले लेंगे। एक लूप A से स्टार्ट करते हैं और कोई भी लूप ले लेते हैं जो कि वापस A पे घूम के आ जाएगा। ठीक, तो ले लेते हैं, देखो ये कौन से ले, ये ले लेते हैं लूप A B C C डैश, और फिर दोबारा घूम के आ जाएंगे A पे। तो ऐसे लिख सकते हैं लूप A B C C डैश और फिर A। तो कौन सा लूप हो गया यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस कलर से, ये वाला लूप। A से स्टार्ट किया हमने और फिर B पे गए, फिर ये C पे गए, फिर ऊपर गए, फिर घूम के वापस आ गए, ऐसे बैटरी से होते हुए फिर A पे चले गए। तो लूप पूरा हो गया ना ये वाला। तो इस लूप से हम इस लूप पे इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो वही कर लेंगे जैसे पहले किया था, हमने सीखा था इक्वेशन कैसे बनानी है। VA, आगे बढ़ते हैं, यहां से ये रेजिस्टेंस है, इसको R मान लेते हैं क्योंकि सारे रेजिस्टेंस तो बराबर है ना, R R R। तो ये हो जाएगा I इंटू करंट की डायरेक्शन में देखो हम जा रहे हैं तो आएगा माइनस आई आर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो इसने ऑलरेडी करंट तो बता रखे हैं, सारे एजेस के अंदर इसने करंट बता दिया है कि इतना I/2 है, ये I है, 3i है, तो ऐसे दे रखा है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये भी हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो आएगा -I/2 इंटू R। ठीक, अब आगे बढ़ो, यहां से ऊपर जाओ तो क्या आ जाएगा, इसमें करंट कितना है, इसमें भी I करंट दे रखा है और R रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लिख देंगे I इंटू R। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, फिर आया बैटरी, इसके बाद बैटरी आई, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो आएगा +10 इक्वल टू पहुंच जाएंगे VA पे डायरेक्टली। अभी VA तो कट गया जैसे पहले कट रहा था। अब ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो R की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 ओम, ये दे रखा है, तो सबकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, -I इंटू 1 हो जाएगा, -I/2 और उसके बाद -I +10 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं उठा के, तो 10 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2I + I/2 और इक्वल टू 5I/2 हो गया। तो अब देखो 5I/2 किसके बराबर हो गया, ये हो गया है 10 के बराबर, तो 5 से ये कट जाएगा, ये 2 हो गया, और I की वैल्यू आ गई 4, I की वैल्यू 4 एम्पेयर आ गई ना। तो इसका मतलब हमने एक तो करंट निकाल दिया जो कि हमें पता है कितना होना चाहिए, कितना बोला था वो, करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। अब देखो I पता चल गया तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, सारे करंट, ये ऑलरेडी इसने I/2 तो कर रखा है,
यहाँ पे I है तो यहाँ पे 4 एम्पेयर, यहाँ पे 4 एम्पेयर हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 एम्पेयर हो गया, ये 4 एम्पेयर करंट, ये भी 4 एम्पेयर हो जाएगा, इसमें I/2 है तो 2 एम्पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 2 एम्पेयर, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पेयर, जहाँ पे I/2 है वहाँ पे 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर हो गया यहाँ पे भी 2 एम्पेयर, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पेयर, इस वाले में भी 4 एम्पेयर और I/2 2 एम्पेयर। तो हर एज में एक बार हमें I पता चल गया तो सारे करंट पता चल जाएंगे। और इस वाली में कितना है 3I, मतलब मेन करंट जो होगा हमारा बैटरी से जो पास करेगा वो कितना हो जाएगा 3I, I की वैल्यू 4 है तो 12 एम्पेयर हो जाएगा ना। तो अब हम बोल सकते हैं जो इस पूरे क्यूब को हमने एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया R इक्विवेलेंट, और बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा था 12 एम्पेयर करंट, ठीक। तो हम बोल सकते हैं इसमें हम अगर ये लगा लें ओम्स लॉ तो क्या लिखेंगे V इक्वल टू I इंटू, एक्चुअली 3I है वो, 3I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कितना है 10 अपॉन 3 इंटू I कितना है 12। तो ये आ जाएगा हमारा, 2 से काट देंगे इसको, 2 5 10 2 6 12, तो 5/6 ओम। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और हमने जो जो पूछा था सब निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था वो आ गया 5/6 ओम, और करंट बताना था हर एक एज में वो भी बता दिया हमने। I की वैल्यू पता चल गई तो सारे करंट पता चल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.7 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.24, जो भी है, मतलब ये फिगर दी हुई है और इसमें कुछ बैटरी लगा रखी है, रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ऐसा कुछ है, सर्किट डायग्राम दे रखा है। और इसमें बोला है कि हर ब्रांच में हर एक वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आपको बताना है कि कितना करंट होगा हर ब्रांच में। मतलब हमको निकालना है, जैसे इसने ले रखा है यहाँ पे I1 I2 I1 माइनस I2, ये जो भी है, मतलब I2 I3 सब निकालना है, ठीक। तो हमको बेसिकली ये करना है, वही इक्वेशन बनानी है, लूप लगाने हैं, लूप रूल लगाना है और जंक्शन रूल लगाना है, और उसके बाद हमको फिर उसको सॉल्व करके सारे करंट निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें भी लूप से ही ले लेते हैं, लूप एक ले लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले ये वाला लूप ले लेते हैं ABCA। तो लूप ABCA, तो इसमें हम इक्वेशन कैसे लगाएंगे VA। अब ये बार बार VA लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं इस एग्जांपल में। आगे से हम नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे इसको, क्योंकि ये तो जब हम लूप लगाते हैं लूप रूल तो VA कट जाएगा ना। तो VA यहां से चलते हैं, B पे जा रहे हैं। तो देखो I2 इसने ऑलरेडी करंट दे रखे हैं, ये I1 I2 ले लो ऐसे बोल रहा है वो, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यही करंट ले लेते हैं। तो देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा -IR आएगा, तो -I2 इंटू 4, तो 4 ऐसे लिख लेते हैं 4I2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा IR आ जाएगा माइनस का, तो -2 इंटू I2 प्लस I3, क्योंकि उसमें जो करंट है उस वाली ब्रांच में 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना है करंट I2 प्लस I3, तो -2 इंटू I2 प्लस I3 हो जाएगा। उसके बाद ये वापस आएंगे यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 इसने लिया है, तो माइनस, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा 2I1, ठीक। और आगे बढ़ जाएंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं बैटरी के क्रॉस, तो प्लस आएगा +10 इक्वल टू VA। अब देखो VA तो कट गया, ये आ जाएगा -4I2 -2I2 प्लस I3 और -2I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या आएगा बताओ, -4I2 -2I2 -2I3 -2I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो ऐड हो जाएंगे दोनों, तो आ जाएगा -6I2 और -2I3 -2I1 प्लस 10 इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को उठा के एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, मतलब हाँ, इन तीनों को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। देखो पहले I1 लिख लेते हैं, 2I1 हो जाएगा प्लस का प्लस, फिर 6I2, अच्छा 2 से भी काट सकते हैं इसको, हम पहले 2 से काट देते हैं, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, 2 से ही कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा और फिर ये 2 कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और फिर इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन देखो क्या आएगी, I1 प्लस 3I2 माइनस प्लस I3 इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन आ गई एक लूप से, हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो दूसरा लूप ले लेते हैं नीचे वाला, वैसे तो कोई भी लूप ले सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो नीचे वाला लूप ले लेते हैं। छोटा लूप लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर कम इक्वेशन छोटी बनेगी और फिर टाइम बच जाएगा हमारा। तो ये नीचे वाला लूप ले लेते हैं, ए कौन सा ले लें, चलो ए डी सी ए, लूप ए डी सी ए ये ले लेते हैं, इसमें लगाते हैं इक्वेशन। पहले ए से डी जाते हैं तो देखो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस आया तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो आएगा -4 इंटू I1 माइनस I2, यह आ गया। अब आगे बढ़ो, यहां से ऊपर जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये आ जाएगा इसके साथ ये पूरा प्लस आएगा, +2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, ये हो गया। अब उसके बाद यहां जाएंगे तो क्या आएगा, इस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोबारा से रेजिस्टेंस मिला तो आएगा माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1 इंटू I1, तो I1 ही आ गया, ठीक है, -I1। और उसके बाद फिर बैटरी आई तो बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा +10 इक्वल टू 0। अब हमने VA बार बार नहीं लिखा क्योंकि VA तो कट जाएगा, ठीक, तो हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, देखो क्या आता है, यह आएगा -4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 और -2I1 माइनस I1 और +10 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 वाले ऐड कर देंगे, I2 वाले साथ साथ में ऐड कर देते हैं, जो भी है। देखो I1, ये I1 और ये भी I1, तो कितना हो जाएगा, -3 है, -2 -1 -3 हो गया, और ये -7 हो गया, तो -7I1, I2 वाले क्या हैं, ये दोनों हैं, तो +6I2 और I3 वाला एक ही है तो +2I3, और ये +10 है तो उसको उस साइड ले चलते हैं, इक्वल टू -10 कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसको उठा के हम राइट हैंड साइड ले गए, ये इक्वेशन दूसरी बन गई, दूसरी इक्वेशन। अब एक और देखो, अब तो अननोन कितना हमारे पास, I1 I2 I3 है ना, और ये भी एक इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशन आई है, अभी एक इक्वेशन और बची है, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो हमें फिर एक और लूप लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं BCDE, ये E है, ठीक है, BCDE फिर B, तो लूप ऐसे ले लेते हैं, लूप BCDE फिर B, तो इसमें इक्वेशन कैसे लगाएंगे, देखो B से शुरू करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ये आया पहला रेजिस्टेंस, तो इसमें कैसे लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 इंटू I2 प्लस I3 आएगा, -2 इंटू I2 प्लस I3, ये आ गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या मिलेगा, यहां पे ये होगा, अब देखो एक और रेजिस्टेंस आया यही 2 ओम का, और इसमें से करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आएगा -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, ये हो गया। अब और क्या आएगा आगे, अब ये बैटरी आई, ये एक और बैटरी है, तो 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो आप कहां से जा रहे हो, यहां से ऐसे जा रहे हो हम, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं है, फिर बी पे पहुंच जाएंगे, फिर ये बच गया हमारा, आ जाएगा +5, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसको खोल लेंगे, है कितना आ जाएगा, 2I2 माइनस 2I3
-2i2 -2i3 और फिर +2i1 +5 इक्वल टू 0। अब देखो i1 वाला तो एक ही है तो 2i1 ऐसे लिख लेते हैं। 2i1, i2 वाले कितने हैं? 2 हैं तो -4i2 हो जाएगा, और i3 वाले भी 2 हैं, ये भी हो जाएगा -4i3 इक्वल टू, ये 5 को उठा के इस तरफ ले चलते राइट हैंड साइड में तो -5 हो गया। अब 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको हम देखो सॉल्व करेंगे। कैसे करें इसको? एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो पहले हम एलिमिनेट करेंगे कुछ, तब वैसे ही सॉल्व होगा ये। 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? एक एलिमिनेट करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं पहले क्या एलिमिनेट करना चाहिए हमको। ठीक है चलो, i3 को एलिमिनेट कर लेते हैं पहले। ये करते हैं, देखो 1 फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो i3 कट जाएगा। देखो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें तो 2i3 कट जाएगा ना। तो कर लेते हैं, देखो पहले हम करते हैं, लिख लेते हैं इसको, सॉरी 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा? तो 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, कितना आएगा? 2i1 + 6i2 + 2i3 इक्वल टू 10, यही है ना? 2i1 + 6i2 + 2i3 प्लस ही है ना, देख लेते हैं, हाँ, इक्वल टू 10 आ गया। और हमें माइनस करना है सेकंड इक्वेशन, तो माइनस, ये पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं इसके नीचे। ये कितनी है? -7i1 + 6i2 + 2i3, -7i1 + 6i2 प्लस, एक मिनट, +2i3 इक्वल टू -10 आ गया। तो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको जब माइनस करना है तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे ना। अरे पता है ना, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करते हैं तो माइनस करने के लिए देखो, अब दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो फिर हम बोलेंगे कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, अपने आप साइन चेंज हो जाएंगे सारे। अब इनको देखो, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 9i1, और ये कितना हो जाएगा? ये तो कट गया, और ये भी कट गया, तो कितना आ गया? ये तो 20 आ गया। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10/9, ठीक है, 10/9 एम्पेयर आ गई i1 की वैल्यू। एक गलती हो गई है यहाँ पे, एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पे। देखो जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो ये i1 यहाँ पे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 × i1 आएगा ना, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, एक्चुअली गलत हो गया, इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन में चेंज आ जाएगा कि i1 के साथ 2 हमने लिख दिया था, वो गलती हो गई थी, इसलिए वो हमने हटा दिया। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको लिख लेते हैं ऐसे, -i1 और ये हो जाएगा -6i2 और फिर हो जाएगा -2i3 और इक्वल टू -10, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखो ये इसको लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब हम बोल सकते हैं ये भी थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये भी पूरा दोबारा से, इसको तो रहने देते हैं, ये दोबारा हटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब हम पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सीधा अगर ऐड कर देंगे, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें तो हमारा ये -6i2 और 6i2 कट जाएगा, -2i3 और 2i3 भी कट जाएगा, और हमारा फिर आ जाएगा i1। तो इसको हम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो क्या आ जाना चाहिए, पहले लिख लेते हैं, चलो इनको हम। इक्वेशन 1 क्या है? -i1 -6i2 -2i3 -i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू -10, यही है ना, यही देख लेते हैं, हाँ ठीक है। और ये कितना है? -7i1 + 6i2 + 2i3 -7i1
प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू, ये भी -10 है। ठीक, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ गया -8i1 इक्वल टू, ये कितना आया -20 आया ना, और माइनस माइनस कट जाएगा, i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/8 आ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम ये i1 का यूज करके i2 और i3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले कर लेते हैं, i1 को उठा के इसमें डाल देते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे पुट i1 इंटू थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा देखो 2 इंटू i1 कितना हो गया 5, -4i2 -4i3 इक्वल टू -5। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखो, ये इधर चला जाएगा, यह आ जाएगा -4i2 -4i3 इक्वल टू -10। ठीक, अब ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसी i1 को उठा के हम 1 या 2 सेकंड या फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं, तो इसमें रख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, i1 की वैल्यू हमको पता है -2.5 है, तो ये इसको यूज कर लेते हैं -2.5, ऐसे लिख लेंगे पुट i1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो -2.5 -6i2 -2i3, देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हो गई, -6i2 -2i3 इक्वल टू -10, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू -10। अब यहां पे ऐसे लिख लेते हैं इसको 6i2 -2i3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -10 और प्लस 2.5 कितना हो जाएगा -7.5। और इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस तो कॉमन लेके कट जाएगा, और 2 से भी काट देते हैं, 2 Z 4, 2 से कट गया, और ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, और माइनस भी कट जाएगा ना, तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5। अब इसको नाम दे देते हैं, सॉरी फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, और इसको बोल देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, और हम बोलेंगे अब कि ऐड, अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i3 कट जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कि ऐड फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, और ये -6i2 -2i3 इक्वल टू -7.5। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो ये तो कट गया, कितना है -4i2 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा -2.5, तो ये आ जाएगा i2 इक्वल टू 2.5, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 2.5/4, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.625 एम्पेयर। तो ये आ गया हमारा i2 करंट। अब देखो इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इसमें डाल लेते हैं फोर्थ इक्वेशन में, तो बोलेंगे कि पुट i2 इन इक्वेशन 4, तो सीधा रख देते हैं इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू i2 मतलब 2 इंटू 0.625 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, और 1.25 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2i3 इक्वल टू 3.75, 5 माइनस 1.25 3.75 हो जाएगा, और ऐसे हम निकाल लेंगे i3 की वैल्यू आ जाएगी 3.75 डिवाइड बाई 2, तो वो आ जाएगा हमारा 1.875 एम्पेयर। तो देखो हमने सारे करंट निकाल लिए, सारे करंट तो निकल गए। अब उसने पूछा कि हर ब्रांच में कितना करंट होगा। अब देखो i2 की वैल्यू कितनी निकली हमारी, ये पहले i1 देख लेते हैं, i1 कितना निकला है, i1 निकला है ये 2.5, ठीक है, तो इस ब्रांच में तो 2.5 हो गया, 2.5 एम्पेयर। और i2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पहले ये देख लेते हैं i2 कहां पर है, ये रहा 0.625, और i3 है 1.875, तो 0.625
I2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.625, और I3 की वैल्यू कहाँ पर है, ये I3 कितना होगा, I3 निकाला ना भी हमने 1.875, तो ये रहा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.875, ठीक है, एम्पेयर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाली ब्रांच में कितना करंट है, ये वाली में I2 प्लस I3 इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I2 प्लस I3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 एम्पेयर ही आ जाएगा। ठीक, और ये I2 प्लस I3 माइनस I1 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। और इस वाली में I1 माइनस I2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 1.875 एम्पेयर। ठीक, और कौन सी ब्रांच में बचा है, सारी ब्रांच में निकाल लिया हमने, करंट निकाल लिया। हाँ, तो वही पूछा था उसने कि हर ब्रांच में करंट निकालना है, तो हमने निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज 3.5 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।